मकर संक्रांति का टाइम था और मीरा अहमदाबाद में थी अपनी फैमिली के साथ, है ना, यू कैन सी। और वो क्या कर रही थी अहमदाबाद में, क्योंकि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल था तो वो भी इंजॉय करना चाहती थी, है ना। लेकिन जब काइट को, जैसे देखो ये उड़ा रही है, इसको जब देखा काइट उड़ाते उड़ाते तो इसकी नज़र गई चांद पर, है ना। तो इसने सोचा, इसने चांद को नोटिस किया, तो इसके माइंड में क्वेश्चन आया कि जो चांद है वो तो हमेशा रात में दिखाई देता है, तो ये दिन में क्यों दिखाई दे रहा है। और जो चांद था वो बहुत ही छोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा था इसको, है ना, बहुत थोड़ा सा। तो इसको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि चांद जो है वो हर डे बाय डे, मतलब उसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है ना। तो इसमें इसको इस चीज़ में ज़्यादा, मतलब इसने सोचा नहीं इसके बारे में, बस इसको ये था कि जो चांद है वो तो दिन में क्यों दिखाई दे रहा है, वो रात में दिखाई देता है। फिर उसके माइंड में एक क्वेश्चन और आया कि कहीं ये कोई जैसे लूनर इक्लिप्स होता है वैसा कुछ तो नहीं है। फिर उसको लगा कि नहीं, वो जो इक्लिप्सेस होते हैं, यानी जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, वो तो कभी कभी होते हैं, है ना। और ये जो मून है इसका शेप भी चेंज है। तो ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में एक के बाद एक आते रहे। फिर उसने डिसाइड किया कि क्यों ना इस चीज़ को डिस्कस किया जाए अपने टीचर्स के साथ और फ्रेंड के साथ, है ना। तो चलिए हम भी इसके इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, और आपके भी ये सारे डाउट्स होंगे, है ना, तो उसको भी क्लियर करते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड कीपिंग टाइम विद स्काईज। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो है क्लास 8 की जो NCERT टेक्स्ट बुक है साइंस की क्यूरियोसिटी, उसमें चैप्टर नंबर 11। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा प्रॉब एंड पॉन्डर सेक्शन, यानी आपको थोड़ी जांच पड़ताल करनी है, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन होने चाहिए चैप्टर पढ़ने से पहले माइंड में। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर सीन द मून ड्यूरिंग द डे। क्या आपने भी कभी देखा है दिन में मून को। वाई डू यू थिंक इट इज़ समटाइम्स विजिबल व्हेन द सन इज अप। आप, मतलब आपके हिसाब से ऐसा क्यों है कि जो सन है, जब सन होता है तब मून क्यों दिखाई देता है। इमेजिन यू लिव ऑन द मून इंस्टेड ऑफ अर्थ। इमेजिन करो कि आप अर्थ पे नहीं मून पे रह रहे हो। व्हाट वुड यू मीन बाय अ डे और मंथ और ईयर। तो आपका एक दिन, एक मंथ और एक ईयर कैसे होगा। व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ हैड 2 मून्स इंस्टेड ऑफ 1। और क्या होगा अगर अर्थ के पास एक नहीं 2 मून होंगे। हाउ वुड दैट चेंज द नाइट स्काई। तो फिर रात का जो स्काई होगा वो कैसा चेंज, मतलब क्या होगा उसमें, कैसे दिखेगा। इफ़ वी डिडेंट हैव क्लॉक्स और कैलेंडर्स। अगर हमारे पास क्लॉक्स ना हो, कैलेंडर्स ना हो, देन हाउ एल्स कुड वी मेजर टाइम। तो हम टाइम के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, या दिनों के बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि कितने दिन हो गए, कौन सा दिन है ना। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है ना तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है 11.1, हाउ डज द मून्स अपीयरेंस चेंज एंड वाई। मून का जो अपीयरेंस है, यानी जो मून हमें दिखाई दे रहा है वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। देखो, लेट अस केयरफुली वॉच द मून टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स अपीयर्स चेंजेस ओवर अ मंथ। आपको क्या करना है, मून को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यू मे हैव डन अ सिमिलर एक्टिविटीज अर्लियर। आपने पहले भी किया होगा, बट लेट अस नाउ डू इट इन मोर डिटेल। बट अभी आपको ज़्यादा डिटेल में इसको करना है, ठीक है। बिगिन दिस एक्टिविटी फ्रॉम द सनराइज आफ्टर अ फुल मून डे, यानी पूर्णिमा, जिसको हम फुल मून डे कह रहे हैं, पूर्णिमा के अगले दिन ही आपको सनराइज के बाद ये एक्टिविटी करनी है। दैट इज़ व्हेन इट इज़ ईजीएस्ट टू स्पॉट द मून इन द स्काई, क्योंकि उस टाइम पे ही आकाश में स्काई को देखना ईजी होगा, यानी आपको जो चांद है वो जल्दी से मिल जाएगा। ओके, अब देखो एक्टिविटी इसमें करना क्या है। स्पॉट द मून एट सनराइज इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून। आपको जब आप आसमान में चांद देखने जाओगे तो आपको कहाँ देखना है, जहाँ से सनराइज हो रहा है, ईस्ट में नहीं वेस्ट में देखना है। मेक अ टेबल सिमिलर टू टेबल 11.1 इन योर नोटबुक, डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग। आपको टेबल बनानी है और उसमें क्या क्या लिखना है, डेट,
व्हेन यू सॉ द मून, आप मून कब देख रहे हैं, सनराइज पे देख रहे हैं या सनसेट पे देख रहे हैं। शेड द कोरेस्पॉन्डिंग सर्कल विथ पेंसिल टू शो द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून एज शोन। और फिर आपको जितना आपको चांद दिखाना उतना आपको, मतलब ऐसे चांद बना लिया आपने, टेस्ट जैसे आपको ड्राइंग दिख रही है इतना आपने चांद बनाया, लेकिन आप ये चांद तो गोल है बट आपको इतना ही पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। और जो शेडेड पोर्शन है उसको आपको, मतलब आपकी नोटबुक में भी आपको इसी तरह से शेड कर देना है। ओके, फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स ऑल्सो डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग। फिर सेकेंड डे भी आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि जो ब्राइट पोर्शन है मून का वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है पहले दिन से। पहले दिन आपने देखा कि मून लगभग पूरा दिखाई दे रहा है, बहुत थोड़ा सा ही डिक्रीज हुआ है। फिर जब नेक्स्ट डे देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वेदर द मून अपेयर क्लोजर और फार्दर फ्रॉम द सन इन द स्काई देन डे बिफोर। और जो मून है जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो वेस्ट में देखा, तो वहाँ से उसकी पोजीशन चेंज हुई है क्या, क्या वो सन के पास है और पास जा रहा है या और दूर जा रहा है। अब आफ्टर 15 डेज यानी लगभग 15 दिन बाद यू मे नॉट बी एबल टू सी द मून एट द सनराइज और सनसेट। 15 दिन के बाद आप जो मून है उसको ना ही सनराइज पे देख पाओगे ना ही सनसेट पे देख पाओगे। फॉर द नेक्स्ट 15 डेज कैरी आउट दिस एक्टिविटी एट सनसेट, क्योंकि 15 दिन बाद क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगी तो आपको चांद नहीं दिखेगा, है ना। न्यू मून जिसको बोलते हैं। ओके, जब चांद नहीं दिखाई देगा यानी अमावस्या के अगले दिन से फिर आपको ये एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है। और फिर आपको मून कहाँ देखना है, मतलब सनसेट के टाइम पे देखना है। हम अभी तक सुबह सुबह उठ के मून को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन 15 दिन बाद आपको शाम के टाइम पे मून को ऑब्जर्व करना है। इट इज़ बेस्ट टू बिगिन दिस एक्टिविटी अ मंथ और मोर बिफोर दिस चैप्टर इज शेड्यूल्ड टू बी लर्न। अब कोई बात नहीं, हाँ ये इसमें बोला गया है कि आप 1 महीने पहले से ही, चैप्टर पढ़ने से पहले ही मून को ऑब्जर्व करो, बट कोई बात नहीं, आप अभी भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो ये टेबल है जिसको आपको फिल करना है। यहाँ पे डेट लिख दोगे, ठीक है। देन आपने मून कब देखा, पहले तो सनराइज पे देखेंगे हम, है ना। मून कैसा दिखेगा पहले दिन, आपको ऐसा गोल दिखेगा, पूर्णिमा के जस्ट अगले दिन, बिल्कुल ठीक है। और फिर साइज ऑफ द मून ब्राइट पोर्शन कंपेयर टू द प्रीवियस डे। अब हम फर्स्ट डे ही देख रहे हैं तो ये कॉलम में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। मून एंड सन सेपरेशन इन द स्काई कंपेयर टू द प्रीवियस डे, दोनों का डिस्टेंस, तो ये भी फर्स्ट डे में हमको नहीं पता चलेगा, है ना, तो ये इसमें भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब सेकेंड डे डेट लिखेंगे, हमने सनराइज पे मून देखा और जो मून है उसका अपीयरेंस कितना है, थोड़ा सा कट जाएगा तो थोड़ा सा पार्ट को शेड कर दो। ओके, मून क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा। ओके, और फिर मून जो है वो सन के पास आ रहा है या दूर जा रहा है, तो सन के पास आएगा। फर्स्ट डे बिल्कुल वेस्ट में दिखेगा और फिर धीरे धीरे आपको वो जो मून है वो ऊपर की तरफ आता दिखेगा, यानी ईस्ट की तरफ जाता दिखेगा। ओके, और फिर थर्ड डे भी इसी तरह। और फिर आफ्टर 15 डेज क्या करना है आपको, आफ्टर 15 डेज आपको सनसेट पे मून चेक करना है, ठीक है। उस दिन आपको मून जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देगा। फर्स्ट डे आपको मून जो है बिल्कुल हल्का दिखाई देगा, फिर उसके बाद धीरे 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 उसका जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। ओके, सो ये एक्टिविटी आपको करनी है। एनालाइज द डाटा रिकॉर्डेड बाय यू इन टेबल 11.1। ये टेबल आपने पूरी कंप्लीट कर ली, फिर इसको एनालाइज करना है। डिड द मून अपेयर डिफरेंट ईच डे, क्या जो मून है वो हर दिन अलग दिखेगा, यस हर दिन मून अलग दिखेगा। वॉज द मून विजिबल ऑन डेज, क्या जो मून है वो सभी दिन दिखेगा, नहीं, अमावस्या वाले दिन यानी कि न्यू मून डे जो होता है उस दिन हमें मून नहीं दिखाई देगा। डिड द मून अपेयर्स एट द सेम पोजिशन इन द स्काई एज ऑन द प्रीवियस डे, क्या हमें मून मतलब जो हमने कल देखा था इस पोजीशन पे है तो हमें उसी पोजीशन पे दिखाई देगा क्या आज भी, नहीं, ऐसा नहीं है ना। अब देखो फेजेस ऑफ मून, यहाँ पे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जब आपने मून को ऑब्जर्व किया तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो मून है, जब आपने फुल मून देखा, ठीक है, फुल मून देखा तो उसके 1 वीक बाद आपको जो मून है वो आधा दिखाई देगा, है ना। 1 वीक बाद मून आपको आधा दिखाई देगा और उसके 1 वीक बाद, 1 वीक में आधा हो गया एंड आफ्टर 1 वीक जो मून है वो पूरा गायब हो गया। ओके, यानी न्यू मून का टाइम आ गया, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइम है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैनिंग पीरियड, ठीक है। ये जो
टू वीक का टाइम है जिसमें मून जो है वो पूरा गायब हो जाता है, यानी फुल मून से न्यू मून तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, वैनिंग पीरियड। ठीक है, दिस 2 वीक पीरियड इज कॉल्ड द वैनिंग पीरियड ऑफ द मून। ठीक है, और जो ये वाला टाइम है फिर ये आ गया न्यू मून यानी अमावस्या, और फिर यहाँ से जो मून है ये वो धीरे धीरे फिर फुल मून, पहले हमें आधा दिखाई देगा। ठीक है, अमावस्या के दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता, फिर धीरे धीरे थोड़ा दिखाई दे रहा था, है ना, और फिर आधा हमें दिखाई देगा 1 वीक में, और फिर 1 वीक में अगले जो 1 वीक है उसमें चांद हमें धीरे धीरे पूरा दिखाई देने लगेगा, और जिस दिन पूरा दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे, फुल मून, है ना। हम क्या बोलेंगे, जिस दिन चांद पूरा दिखाई देगा उसको हम द डे व्हेन द मून अपीयर्स एज अ फुल ब्राइट सर्कल इज कॉल्ड फुल मून डे, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। ठीक है, और जो न्यू मून होता है यानी कि जिस दिन चांद हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमावस्या। ठीक है, और एक चीज इसमें देखो क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इस छोटे से डायग्राम में आपको समझने के लिए। वैनिंग पीरियड जो है इसमें जो है ये चांद क्या हो रहा है, ब्लैक जो पोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है ना। वैनिंग पीरियड में पहले चांद हमें यहाँ पे फुल मून देखा हमने, फिर वैनिंग पीरियड में ये जो चांद है धीरे धीरे काला हो गया, पूरा काला हो गया। तो क्योंकि ये काला हो रहा है यहाँ पे तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, वैनिंग पीरियड को हम हिंदी में कृष्ण पक्ष बोलते हैं क्योंकि चांद जो है वो धीरे धीरे पूरा काला हो जाता है, और फिर अमावस्या के बाद चांद हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है, वाइट पोर्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है, और फिर 15th डे पे आफ्टर 2 वीक हमें फुल मून दिखाई देता है, यानी कि पूर्णिमा दिन, है ना। तो ये जो वैक्सिंग पीरियड है जिसमें चांद हमें ब्लैक से वाइट होता हुआ नजर आता है, तो क्योंकि ये ब्लैक से वाइट हो रहा है, वाइट पोर्शन बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष। जो वैक्सिंग पीरियड है इसको हम क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष। ओके, और देखो यहाँ पे एक चीज और क्या है, ये क्रेसेंट और गिवियस। तो देखो क्रेसेंट क्या होता है, जब हमें चांद बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देता है, ये देख रहे हो बिल्कुल हल्का सा पोर्शन, वो जो ईद वाला चांद होता है ना, कैसे बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देता है, मैं प्रॉपर ड्राइंग नहीं बना पा रही हूँ बट ऐसा ही बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देता है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्रेसेंट। और जो ये जीपीएस वाला टाइम है इसमें क्या होता है, चांद हमें पूरा दिखाई देता है, बस थोड़ा सा गायब होता है। ये देखो यहाँ पिक्चर में देखो, चांद हमें लगभग पूरा दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन है, तो इसको हम बोलते हैं जीबीएस। ओके, चलो यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखो वैक्सिंग पीरियड, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ओके, सो द चेंजेस शेप्स ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। तो जो मून का पोर्शन हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है जब हम अर्थ से देख रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लोकेटिंग द मून। When you check the moon at the same time on the successive days, for example at sunrise, did you see in different part of the sky? तो मतलब जब आपने मून देखा था तो जहाँ पे फर्स्ट डे देखा था वहीं पे सेकंड डे भी देखा था क्या? मून थोड़ा आगे दिखा था ना। ऑन अ फुल मून डे द मून इज नियरली अपोजिट द सन। जो फुल मून डे होता है यानी जो अमावस्या होती है, चांद हमें बिल्कुल वेस्ट में दिखाई देता है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द मून इज ऑलमोस्ट सेटिंग इन द वेस्ट। चांद हमें वेस्ट में दिखाई देता है। ऑन सब्सिक्वेंट मॉर्निंग एट सनराइज एज इट्स ब्राइट पार्ट कंटिन्यूज टू डिक्रीज एंड द मून अपीयर्स टू मून क्लोजर इन द स्काई टू द सन। और फिर जो धीरे धीरे क्या होता है कि जो मून है उसका जो ब्राइट पोर्शन होता है वो कम होता जाता है और वो हमें कहाँ दिखाई देता है, सन के पास। जैसे कि वो लड़की पतंग उड़ा रही थी तो उसने सन और मून को वहाँ पे देखा। ठीक है, When the bright part of the moon decreases to a half circle shape, moon is overhead at the sunrise. जब हमें आधा चांद दिखाई देता है, ठीक है, ब्राइट पोर्शन हमें हाफ यानी कि आधा दिखाई देता है, तो हमें मून कहाँ दिखाई देगा, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, अ फ्यू डेज लेटर द क्रिसेंट मून अपीयर्स इवन क्लोज टू द सन। और कुछ दिन बाद क्रिसेंट मून यानी जो ईद का चांद वाला जैसा चांद होता है वैसा वो हमें दिखाई देगा सन के बिल्कुल पास में। ठीक है, नोइंग द फेस ऑफ द मून
whether it is waxing or waning can thus help us find out where and when to look for the moon in any given days. और अगर हमें ये चीज़ पता होगी ना कि इसका वैक्सिंग फेज चल रहा है या वेनिंग फेज चल रहा है मून का, तो हम इजीली चांद को फाइंड आउट कर सकते हैं कभी भी किसी भी दिन अगर आपको बोला जाए चेक करने के लिए मून को तो, ठीक है। वैक्सिंग मून इज़ ईजीएस्ट टू स्पॉट एट सनसेट। जो वैक्सिंग मून होता है जिसमें क्या होता है, चांद हमें धीरे धीरे बड़ा दिखाई देता है ना, तो उसमें हम कहाँ देखना है, सनसेट पे। और जो वैनिंग मून होता है यानी कि जो चांद है वो धीरे धीरे गायब हो रहा होता है, तो उसमें हमें कहाँ देखना है मून को, सनराइज पे। बिकॉज ऑफ दीज शिफ्ट्स, ये जो शिफ्ट्स हो रहे हैं, द मून ऑलवेज राइजेज एंड सेट्स डिफरेंट टाइम्स दैन द सन। अब जो मून है वो घट रहा है, मतलब डेली उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, इसलिए जो मून है वो हमें, जैसे सन तो आप जब देखोगे ना न्यूज़ वगैरह में तो एक ही टाइम पे सूरज आपको दिखेगा कि हाँ आज 6:30 बजे निकल रहा है, आज 6 बजे निकल रहा है, थोड़ा बहुत चेंज होगा 6:07 पे, 6:10 पे, ऐसा एक ही टाइम पे सूरज निकलेगा। बट जो चांद है उसकी टाइमिंग अलग अलग होगी, ठीक है। अब देखो इसके बारे में और डिटेल आपको आगे पता चलेगा। ये देखो अ स्टेप फर्दर में, मैनी पीपल बिलीव द मून राइजेज व्हेन द सन सेट्स। बहुत से लोगों को लगता है कि मून कब निकलता है, जब सन सेट हो जाता है, ठीक है। बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बट ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। ओके, लुक इन अ लोकल न्यूज़पेपर और ऑन द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर, यानी जो IMD डिपार्टमेंट है वहाँ पे देखो, या जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें देखो, ठीक है। IMD जो वेबसाइट है ना वहाँ पे भी चेक कर सकते हो मून राइज का टाइम, आपके एरिया में मून राइज का टाइम क्या है। चेक दिस टाइम्स फॉर सेवरल डेज इन अ रो, यू विल सी द मून राइजेज अबाउट 50 मिनट्स लेटर ईच डे। हर दिन आप क्या देखोगे कि जो मून का निकलने का टाइम है ना वो 50 मिनट मतलब बाद में वो मून निकल रहा है। जैसे ये देखो यहाँ पे 14:23 पे, और यहाँ पे 8 अप्रैल को, यहाँ 7 अप्रैल को ये टाइमिंग है और 8 अप्रैल को ये टाइम है, ठीक है, 15:17 पे। यानी जो मून है वो टाइम चेंज हो रहा है ना। समटाइम्स मून राइज हैपन्स इन द आफ्टरनून अराउंड 2 to 4 PM, यानी 2 से 4 बजे के बीच में आपको मून राइज दिखाई देगा, क्योंकि कभी कभी उस टाइम पे मून राइज होता है, ठीक है। सो यू कैन स्पॉट द मून इन द ईस्टर्न स्काई ड्यूरिंग द डे लाइट। तो आपको ईस्ट की साइड मतलब ईस्ट डायरेक्शन में मून देखना है। यू मे नीड to wait about 30 minutes past the listed moonrise time for the moon to climb high enough for it to be seen। यानी कि जो आपने टाइम देखा है कि मून राइज का ये टाइम है, तो उसके 30 मिनट बाद आपको जाना है मून देखने के लिए, तभी तो जो है मून राइज हुआ, फिर वो ऊपर आ जाएगा, तभी तो आप उसको देख पाओगे ना। बिल्डिंग्स के बीच पीछे छुपा ना रहे, ऊपर आ जाए आसमान में, तभी आप उसको देख पाओगे। तो इसलिए 30 मिनट्स के बाद आपको मून को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब आगे है मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है 11.1.3 मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन। देखो हम मून को देखते हैं तो हमको मून का कौन सा पोर्शन दिखाई देता है, जहाँ पे मून के ऊपर जो सनलाइट पड़ती है वही वाला पोर्शन दिखाई देता है ना। द शेप ऑफ द मून इट सेल्फ डज नॉट चेंज। जो मून का शेप है वो अपने आप चेंज नहीं होता है, ओनली वॉट वी सी चेंजेस। जो हम देखते हैं ना वो चेंज होता है, मतलब कि जो मून है वो गोल ही है। मून जैसे हमें आधा दिख रहा है, इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, तो ये ऐसा मून शेप चेंज कर रहा है, हमको ये लग रहा है ना कि मून का जो शेप है वो हर दिन चेंज होता रहता है। बट एक्चुअली में जो मून है उसका शेप चेंज नहीं होता है, हमें जो दिखाई दे रहा है वो चेंज हो रहा है ना। देखो कैसे, You may recall learning earlier that moon does not emit light of its own। यानी मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, इतना तो हमें पता है ना। बट शाइन्स, बट वो जो मून है वो चमकता है, क्यों? क्योंकि उस पर सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है ना, इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। ओके, अब आगे क्या है, द हाफ ऑफ द मून दैट फेसेस द सन रिसीव्स सनलाइट एंड बिकम्स इल्यूमिनेटेड। यानी कि ये देखो, ये इमेज देखो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये इधर क्या है, ये सन है, ठीक है, इधर से ये सनलाइट आ रही है, ठीक है, और ये मून है। तो मून तो ये पूरा गोल है, लेकिन हमें आधा दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि जो मून की लाइट है, सॉरी सन की जो लाइट है वो हमें आधे पर ही दिखाई
मतलब आधे पर ही पड़ रही है सनलाइट, है ना, तो इसीलिए हमें हाफ मून दिख रहा है, हमें दिख रहा है हाफ मून, बट एक्चुअली में मून तो पूरा सर्कल शेप में ही है, बट हमें हाफ शेप दिखाई दे रहा है मून का, है ना। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है वो मून के आधे पार्ट पे ही पड़ रही है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मून है वो हमें जितने पार्ट पे लाइट पड़ेगी ना, सनलाइट, मून के जितने भी पार्ट पे सनलाइट पड़ेगी, मून हमें उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ, अराउंड द अर्थ के चारों तरफ घूमती है ना। देखो अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है? सन के चारों तरफ। और मून किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ के चारों तरफ, है ना। ओनली 1/2 ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ, जो मून है उसका आधा पोर्शन ही अर्थ की तरफ होता है, ठीक है। द अदर पोर्शन ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज नॉट ऑलवेज इट्स इल्यूमिनेटेड पार्ट, यानी कि जो सन है, सनलाइट इधर से आ रही है, अगर इस पोर्शन पे पड़ रही है तो हमें ये दिखाई देगा, है ना। अगर मून सनलाइट जो है वो मून पे नहीं पड़ रही है तो हमें मून नहीं दिखाई देता है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, वी कैन सी ओनली द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ से हम इल्यूमिनेटेड यानी जो चमक रहा है चांद वो देखते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो चांद है वो पूरा ही मतलब हमें ब्लैक दिखाई देता है ना। नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फेसेस द अर्थ। कभी कभी हमें क्या होता है, न्यू मून डे पे हमें चांद दिखाई ही नहीं देता है ना, पूरा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि चांद पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है, इसलिए हमें चांद दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या है, चांद दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि चांद वहाँ से गायब हो गया, चांद है, बट क्योंकि उस पर सनलाइट नहीं पड़ रही है इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और सनलाइट की वजह से ही हमें मून के अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं, अलग अलग शेप दिखाई देते हैं, ओके। तो यही आपको इसमें पूरा बताया हुआ है। अब देखो आगे क्या है, let us do an activity to understand how illuminated portion of the moon, कि ये एक एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझेंगे कि जो illuminated portion of the moon है वो कैसे चेंज हो रहा है ना। हम जो देख रहे हैं, changes when its पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द सन, यानी मून की पोजीशन चेंज हो रही है, तो जो हम मून को देख रहे हैं वो फेज हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। अब देखो यहाँ पे इसके माइंड में क्वेश्चन है, व्हाई डज द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून सीन फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज व्हेन इट अपीयर्स क्लोजर टू द सन, यानी जब स्टार्टिंग में वो इमेज याद है आपको जहाँ पे सन और मून एक साथ मतलब लगभग पास पास दिखाई दिए थे, है ना। तो ये क्वेश्चन वही करे कि जब वो मून जो है वो सन के पास है फिर भी हमें वो छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा क्यों है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। सो ये एक्टिविटी है जिसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक स्टिक चाहिए, ठीक है, इस तरह से, और एक सॉफ्ट बॉल चाहिए, ठीक है, ताकि आप ये जो स्टिक है इस सॉफ्ट बॉल के अंदर डाल सको। और फिर आपको एक पूरे अंधेरे कमरे में जाना है, जैसे रात हो गई है तो रात में अगर लाइट ऑफ कर दो तो कमरा पूरा अंधेरा हो जाता है ना। यानी आपको पूरा सेटअप कैसे करना है, इस तरह से, ये देख रहे हो, ये आपको, आप इस रूम में हो जहाँ पे ये लाइट जल रही है, ठीक है, एक तरफ से लाइट पड़ रही है, और आपके हाथ में ये जो स्टिक है और ये जो बॉल लगा हुआ है ये क्या है, मून, ठीक है। और आप कहाँ पे हो, अर्थ पे हो, ठीक है, आप अर्थ से मून को देख रहे हो। तो जब आप अर्थ को मून से देखोगे तो सनलाइट कहाँ पड़ रही है, इस वाले पोर्शन पे, तो आपको मून दिखेगा नहीं, दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप तो ये वाला पोर्शन देख रहे हो, है ना। तो अर्थ पे क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगी, मतलब हमें चांद दिखाई नहीं देगा, न्यू मून डे होगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपको घूमना है, ये स्टिक लेके आपको धीरे धीरे घूमना है। फिर आपको जो ये लाइट है ना, हाथ नहीं घुमाना, आपको अपना हाथ स्ट्रेट रखना है, और फिर देखोगे कि जो लाइट है ये बॉल के थोड़े 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 पोर्शन पे आपको बढ़ती दिखाई देगी। और फिर धीरे 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 ये देखो आप इस पोजीशन पे आ जाओगे जहाँ पे ये जो लाइट है पूरी हमें इस पोर्शन पे, बॉल के इस पोर्शन पे दिखेगी, यानी कि हमें बॉल आधी पूरी दिखाई देगी। और जो ये वाला पोर्शन होगा ये हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमें लाइट वहाँ पे पड़ ही नहीं रही है, मतलब ये जो लाइट है वो मून पे पड़ नहीं रही है। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फुल मून डे हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको दिखाया गया, देखो यहाँ पे भी इमेज में ये हमें पूरा बॉल दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, फुल मून है, यानी लाइट पूरी पड़ रही है। और फिर जब धीरे धीरे घूमोगे तो जो लाइट है बॉल पे वो कम होती जाएगी,
फिर ये हाफ दिखाई देगा, फिर क्रेसेंट शेप में दिखाई देगा, है ना, और फिर फुल न्यू मून, ये चांद बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा अमावस्या का टाइम, तो ये क्या हो जाएगा न्यू मून। और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मून दिखाई देगा, फिर हमें आधा मून दिखाई देगा, फिर थोड़ा और ज़्यादा दिखाई देगा, ये जो हमें थोड़ा सा मून नहीं दिखाई देता है, लगभग पूरा चांद दिखाई देता है, थोड़ा सा नहीं दिखाई देता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जब हमें थोड़ा सा चांद नहीं दिखाई देता है तो इसको हम GBS बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमें क्या देगा, न्यू मून दिखाई देगा, है ना, पूरा चांद दिखाई देगा, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है। देखो अब आगे क्या है, यूजिंग our observation, let us now try to understand the phases of moon. 11.5 shows the position of the moon corresponding to the different position of the ball in 11.4b, यानी ये वाला जो इमेज है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसके थ्रू आपको समझना है कि किस तरह से A से B C D E और फिर F G H और फिर A, यानी पूरा मून दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा 1 मंथ का साइकिल है इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि किस तरह से मून यहाँ पे जो है वो हमें दिखाई देगा, कभी कभी पूरा इल्यूमिनेटेड होगा और कभी कभी जो पूरा है वो मून जो है वो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पेज पर है गिब्यस फेस और क्रिसेंट फेस, यानी B और H, ये देखो आपको डायग्राम से समझाते हैं, ये B और H, ये और ये, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, गिब्यस फेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मून है हमें लगभग पूरा दिखाई देता है, बहुत थोड़ा सा जो उसका पोर्शन होता है वो ब्लैक होता है, बाकी सब जो चांद है वो पूरा वाइट दिखाई देता है, थोड़ा सा बस ब्लैक दिखाई देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गिब्यस फेस, है ना। और जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये D और F, इसको हम बोलते हैं क्रिसेंट फेस। ये क्या होता है, वो ईद के चांद वाला जो मून होता है, बिल्कुल पतला सा मून दिखाई देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसेंट फेस, ओके। और ये वाला जो पोर्शन है E, ये क्या है हमारा, न्यू मून। क्यों, क्योंकि सनलाइट इधर से आ रही है ना, सनलाइट इधर से आ रही है, तो हमें अर्थ से हम देख रहे हैं ना, तो हमें क्या दिखाई देगा, इधर तो अंधेरा दिखाई देगा, तो इट मीन्स ये न्यू मून है। और सन की लाइट इधर से आ रही है, तो जब 15 दिन बाद हमें यहाँ पे पूर्णिमा यानी फुल मून दिखाई देगा, लाइट इधर पड़ेगी, है ना। तो यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ये देखो, हाँ ये है जो आपका वैक्सिंग फेस है और वेनिंग फेस, तो ये भी हम पहले कर चुके हैं, है ना। वैक्सिंग और वेनिंग क्या होता है, तो जो मून है न्यू मून से, जब ये न्यू मून है यहाँ पे, फिर मून थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा और फिर यहाँ पे हमें पूरा मून दिखाई देगा, तो जो ये वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, वैक्सिंग फेस, है ना। और न्यू मून से जब ये यहाँ तक पहुँचेगा, न्यू मून तक, ये फुल मून से यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो टाइम पीरियड है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, वेनिंग पीरियड, ओके। तो यही आपको याद रखना है, ये वाला जो पोर्शन है न्यू मून से फुल मून तक, इसको हम बोलेंगे वैक्सिंग पीरियड, और जो फुल मून से न्यू मून तक का जो टाइम है इसको हम बोलेंगे वेनिंग फेस, ओके, ठीक है। यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखो। सो ये आपको बता रखा है यहाँ पे वैक्सिंग फेस, ठीक है, और वेनिंग फेस। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, जो हमने यहाँ पे देखा, न्यू मून डे द मून अपेयर्स क्लोजेस्ट टू द सन। जो न्यू मून होता है वो सन के पास होता है, एंड इट अपियर्स फारदेस्ट ऑन द फुल मून डे। और जो फुल मून डे होता है वो फारदेस्ट यानी दूर होता है, ओके। यानी जब पूर्णिमा होता है तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं सुबह में, मॉर्निंग में, तो हम देखते हैं जो मून होता है वो वेस्ट की तरफ हमें पूरा दिखाई देता है, तो डिस्टेंस कितना ज़्यादा होता है ना, एक ईस्ट में सन और मून जो है वो वेस्ट में। लेकिन जब न्यू मून होता है तो न्यू मून के आसपास हमें जो चांद है वो सूरज के पास दिखाई देता है, जैसे कि फर्स्ट इमेज में जो काइट वाला वो जो लड़की पतंग उड़ा रही है, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो मून है और सन है दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, दिस वन, in activity 11.1 we also observe that the position of the moon at sunrise or sunset appear to be shifted on successive days। जो मून होता है उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है ना। दिस हैपन्स बिकॉज एज शोन इन फिगर 11.6,
ये जो फिगर है इसमें आपको दिखाया गया है। क्यों होता है ये? मून मूव्स अहेड इन इट्स ऑर्बिट वाइल द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस ऑन 24 आवर्स। जो मून है वो ऐसे पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहा है, और जो अर्थ है वो भी तो घूम रही है अपने एक्सिस पे ही, है ना। जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पे ही ऐसे राउंड राउंड घूम रही है ना, ठीक है। और जो ये मून है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो मून को इसके चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगता है? अर्थ तो अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस पर कितने घंटे में? 24 आवर्स में। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, है ना। बट जो मून है ये इसको लगभग 1 मंथ लग जाता है एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, जब ये मून, ये लड़की यहाँ से देख रही है मून को, इसको मून यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके, मून दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट डे ये घूम के मून वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये लड़की देख रही है मून को, ठीक है। तो मून तो है वो थोड़ा आगे बढ़ गया, है ना, क्योंकि ये भी तो घूम रहा है ना। तो मून की पोजीशन इसलिए चेंज होती रहती है, क्योंकि अर्थ का जो टाइम है अपने एक्सिस पे घूमने का और जो मून का टाइम है उसमें बहुत डिफरेंस है। इसीलिए हमें मून जो नेक्स्ट डे दिखाई देता है वो कब दिखाई देता है? 50 मिनट्स लेटर, है ना। वी विल फाइंड द मून ओवरहेड अबाउट 50 मिनट्स लेटर देन टुडे, है ना, व्हेन द अर्थ हैज़ रोटेट सम मोर। तो अर्थ को, मून को देखने के लिए थोड़ा सा और घूमना पड़ेगा। एक दिन में ये अर्थ ने यहाँ पे चक्कर पूरा कर लिया, यहाँ पर आ गया, लेकिन मून तो आगे बढ़ गया, तो इसको थोड़ा सा, इसलिए अर्थ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। अर्थ थोड़ा और घूमेगा तभी हमें मून दिखाई देगा, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखो, हमें इसमें ये बताया गया है कि जो लूनर एक्लिप्स होता है या सोलर एक्लिप्स होता है तो वो कैसे होता है। लूनर एक्लिप्स हो या सोलर एक्लिप्स हो, दोनों सिचुएशन जब बनेगी जब सन, ये सन है, ठीक है, ये मून और ये अर्थ, ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, यानी एक सीधी, जब ये सीधे तीनों एक ही दिशा में पड़ेंगे ना तभी ये होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये सन है, ये मून है, ठीक है, सन और ये अर्थ, तो अर्थ और सन के बीच में मून आ गया, ठीक है, तभी ये जो है लूनर एक्लिप्स हो रहा है, ठीक है। अब देखो हर महीने होता है न्यू मून डे और फुल मून डे, तो हर महीने एक्लिप्सेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो ये ऑर्बिट है मून का वो थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो वो कभी कभी ही ऐसा होता है कि जब ये तीनों बिल्कुल सीधी लाइन में एक साथ आ जाते हैं, और फिर तभी होता है ये एक्लिप्स, ओके। अब सोलर एक्लिप्स कब होता है और लूनर एक्लिप्स कब होता है, ये क्वेश्चन है ना। तो चलिए करते हैं, सोलर एक्लिप्स का पोजीशन क्या क्या है, कैसे होता है। तो सोलर एक्लिप्स होने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट कंडीशन तो है कि तीनों बिल्कुल एक ही लाइन में होने चाहिए, है ना। तो ये देखो, ये सन है, ठीक है, सन की जो लाइट है वो मून पे पड़ रही है ना। हम अर्थ से सन को देख रहे हैं, है ना, बट क्योंकि मून बीच में आ गया है, मून, ये जो ऑर्बिट है मून का, इसके चारों तरफ घूमता है ना, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो हमें अर्थ पे से ये सन दिखाई नहीं देगा सोलर एक्लिप्स में। क्यों? क्योंकि जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ गया है। तो इसी को बोलते हैं, जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाए, तो वो क्या सिचुएशन, उसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, है ना। क्योंकि मून की वजह से हमें सन नहीं दिख रहा है, मून ने सन को कवर कर लिया है, तो हम इस सिचुएशन को बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। और हमारा जो नेक्स्ट सिचुएशन है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, सन की रोशनी पड़ती है डायरेक्ट, ये देखो, अर्थ की वजह से हम मून को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। यानी जो मून है वो घूमते घूमते बिल्कुल अर्थ के पीछे आ गया है, और जो सन की लाइट है वो हमें नहीं दिखाई दे रही है ना। हालांकि जो लूनर एक्लिप्स होता है वो हमेशा फुल मून पे होता है, यानी पूर्णिमा वाले दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। लूनर एक्लिप्स हिंदी में क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब फुल मून डे होता है तभी। अब फुल मून डे है लेकिन हमें मून दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अर्थ आ गया है बीच में, है ना। अर्थ कहाँ आ गया है? सन और मून के
बीच में आ गया है, इसीलिए हमें फुल मून डे वाले भी दिन, फुल मून डे जो होता है उस दिन भी हमें मून दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ गया है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं चंद्र ग्रहण या लूनार एक्लिप्स। ठीक है, जैसे चंद्र ग्रहण हमेशा फुल मून पे ही हम लगता है, वैसे ही सूर्य ग्रहण भी जो है वो हमेशा न्यू मून डे पे होता है। ओके, सोलर एक्लिप्स कब होता है हमारा? न्यू मून डे पे, और लूनर एक्लिप्स कब होता है हमारा? फुल मून डे पे होता है। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे चलिए देखते हैं क्या है। सो चेंजिंग फेजेस ऑफ द मून इज अ नेचुरल पेरियोडिक इवेंट। तो अब इसको समझ में आ गया है कि जो ये चेंजिंग फेज है मून का, ये क्या है? नेचुरल पेरियोडिक इवेंट है विद अ साइकिल ऑफ ऑलमोस्ट अ मंथ। जो कितने दिन का है? एक मंथ का साइकिल है ना। 15 डेज में अमावस्या और 15 डेज में पूर्णिमा, फुल मून और न्यू मून, तो टोटल कितने हो गए? 1 मंथ का साइकिल हो गया। विच कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टाइम कीपिंग, जिसका हम यूज कर सकते हैं टाइम, मतलब टाइम का रिकॉर्ड रखने के लिए भी, है ना। फिर ये क्या कहते हैं? यस, अलॉन्ग विद द नेचुरल पेरियोडिक इवेंट ऑफ डे एंड नाइट एंड द चेंजिंग सीजन अबाउट विच वी लर्न अर्लियर। यानी आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सीजन चेंज होते हैं वो किस लिए होते हैं? ये डे और नाइट होते हैं, सीजन का चेंज होता है, ये सब क्या है? नेचुरल पेरियोडिक इवेंट है ना। बट हाउ आर दीज पेरियोडिक इवेंट यूज फॉर कीपिंग टाइम? बट ये जो पेरियोडिक इवेंट्स हैं, यानी दिन और रात का होना, सीजन का चेंज होना, ये सब टाइम के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? मतलब टाइम कैसे पता चलता है कि कितना टाइम हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखो नेक्स्ट टॉपिक अब इसको ही एक्सप्लेन करेगा आपको। हाउ डिड कैलेंडर्स कम इनटू एक्सिस्टेंस? जो कैलेंडर है वो कैसे बने, क्या तरीका उसको यूज़ किया, कैसे बनाए गए? We have learned earlier that when viewed from the earth, the sun appears to rise in the eastern direction. जो सन है वो ईस्ट में होता है, और जो सन राइज होता है वो ईस्ट में होता है, और जो सन सेट होता है तो कहाँ होता है? वेस्ट में होता है एवरी डे, है ना। राइज अगेन नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे राइज होता है तो वो अगेन ईस्ट में होता है और वेस्ट में होता है ना। दिस अपेरेंट पेरियोडिक मोशन ऑफ सन सीन बाय अस इज प्राइमरली ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो ये हम कैसे देख रहे हैं? जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है, तो इसकी वजह से हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है ना। दिस नेचुरल साइकिल ऑफ द सन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज द फाउंडेशन ऑफ द डे, अ यूनिट टू मेजर टाइम। यानी टाइम को मेजर करने का एक सिंगल यूनिट, एक दिन बन गया ना। जैसे सन, आज हमने देखा सनराइज हुआ, फिर नेक्स्ट डे दोबारा हमने सेम उसी पोजीशन पे सन को देखा, तो ये टोटल 24 आवर का एक दिन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टाइम को मेजर करने का एक छोटी इकाई मिल गई कि 1 डे में ये ऐसा होता है 24 आवर्स में। ठीक है, इसी को देखो नीचे क्या बोला गया है? मीन सोलार डे। अब मीन सोलार डे की डेफिनेशन क्या होगी? द एवरेज टाइम दैट द सन टेक्स टू गो फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पोजीशन इन द स्काई ऑन 1 day to the highest position in the sky is the next day is 24 hours is called mean solar day। मतलब कि जो सन है जब अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर है, मतलब कि जो दोपहर का टाइम है वो टाइम, और फिर नेक्स्ट डे दोबारा उस पोजीशन पर होगा, इस बीच में कितने घंटे लगे? 24 आवर्स। तो ये उसका क्या हो जाएगा? मीन सोलार डे। इसको हम क्या बोलेंगे? मीन सोलार डे। द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे। हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? शेडो से। जब हमारी जो परछाई है, हमारी जो शेडो है, द शेडो इज शॉर्टेस्ट व्हेन द सन इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जब सन है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो हमारी शेडो बिल्कुल छोटी बनेगी, है ना। सबसे छोटी शेडो जब बनेगी ना, इट मीन्स जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है। ठीक है, तो हम इस तरह से मेज़र कर सकते हैं कि सन अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे कब है। ठीक है, हमें पता चल जाएगा। अब देखो एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखो एक्टिविटी 11.3 लेट अस मेजर अ डे। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी के थ्रू एक पूरे दिन को कैसे मेज़र करना है, सोलर डे को। तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो, आपको एक स्टिक लेनी है 1 मीटर की। ठीक है, उसको इस तरह से जैसे आप देख रहे हो इमेज में यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से लगा देना है। और फिर आपको देखना है
जैसे सुबह 11 बजे से आपने ये स्टिक लगाई, ठीक है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग एट 11 AM एंड एवरी मिनट मार्क अ डॉट ऑन द ग्राउंड एट द टिप ऑफ द स्टिक शेडो, यानी कि स्टिक की शेडो यहाँ तक पड़ रही है तो आप यहाँ पे एक डॉट लगा दो, ठीक है, और ये डॉट आप लगाते रहो कब तक, 1:10 तक, 1:10 PM तक, ओके। और फिर आप देखो ध्यान से कि जो ये शेडो है ये सबसे छोटी कहाँ पे बन रही है, तो ये देखो ये है, इसकी जो शेडो है वो सबसे छोटी बन रही है यहाँ पे, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये हमें पता चल जाएगा कि जो सन है वो यहाँ पे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। जब देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि जो सन है वो जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है तो जो शेडो है वो शॉर्टेस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये पता चल गया कि सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर है, ठीक है। और फिर टाइम ऑब्जर्व कर लो और यहाँ पे लिखो, ये जो टेबल है ना ये टाइम लिखो यहाँ पे कि जैसे 22 मार्च को जो शॉर्टेस्ट शेडो है वो 12:20 पे बनी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे कितने बजे बनी शॉर्टेस्ट शेडो वो लिखो, ठीक है। और दोनों के बीच में ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना हो गया, 24 आवर्स, है ना, 12:20 से 12:20 तक 24 आवर्स। फिर नेक्स्ट डे 24 मार्च को भी ये एक्टिविटी करो। तो देखो अब जब 3-4 दिन 5 दिन ये एक्टिविटी करोगे ना तो आपका जो एवरेज ड्यूरेशन होगा ना एक दिन का, यानी आज का जो ये शॉर्टेस्ट शेडो है यानी जो सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो आज का और नेक्स्ट डे का दोनों के बीच का जो एक ड्यूरेशन होगा जिसको हम एक सोलार डे बोलते हैं, है ना। आज का जो सन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे और नेक्स्ट डे का जो सन हाईएस्ट पॉइंट पे, दोनों 12:20 पे है ना। तो ये जो दोनों के बीच में टाइम ड्यूरेशन है ये 24 आवर्स का होगा और इसको ही हम क्या बोलते हैं, अ सोलार डे, ओके, और यू कैन से सोलर डे, ओके। तो इसका जो एवरेज ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 24 आवर्स ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। द फेजेस ऑफ द मून गिव अस अनदर नेचुरल साइकिल विद द ड्यूरेशन दैट इज लॉन्गर देन अ डे। जो मून के फेजेस है उससे हमें क्या मिल गया, एक नेचुरल साइकिल मिल गया, किसका, ड्यूरेशन दैट इज लॉन्गर देन अ डे, एक ड्यूरेशन मिल गया ना नेचुरल साइकिल का। मून के जो फेजेस है वो 15 दिन में क्या होता है, न्यू मून आता है और फिर 15 दिन में क्या आता है, फुल मून आता है। तो क्या बन गया, एक दिन से बड़ी यूनिट मिल गई 1 मंथ की, है ना। द मून टेक्स अबाउट, ये देखो 29.5 days, नियरली अ मंथ टू साइकिल थ्रू ऑल दिस फेजेस, है ना। लगभग वो 30 days लेती है, मीन्स 1 मंथ, है ना। हमें सबसे पहले छोटी इकाई मिली थी 1 डे वाली, जो सन अर्थ के रोटेशन की वजह से जो सन के थ्रू, यानी कि जो हर दिन सन उदय होता है ना, सूरज उदय होता है सुबह, तो नेक्स्ट डे फिर उदय होता है। तो हमें यहाँ से एक यूनिट मिली थी 1 डे की, है ना, स्मॉलेस्ट इकाई जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम को मेजर करने की। और इसके बाद हमें फेजेस ऑफ मून, जो मून के फेजेस है उसके थ्रू हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक अनदर यूनिट मिल गया टाइम को मेजर करने का, ओके। द नेक्स्ट लार्जर यूनिट टू मेजर टाइम इज रिलेटेड टू द नेचुरल साइकिल ऑफ सीजन्स। और इसके बाद जो इससे बड़ा यूनिट है टाइम को मेजर करने का वो क्या है, नेचुरल साइकिल ऑफ सीजन का जो नेचुरल साइकिल होता है। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, टेक्स नियरली 365 days एंड अ क्वार्टर डे टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड दिस सन। तो आपने ये पहले भी पढ़ा है कि जो अर्थ है वो चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, और जिसमें उसको लगभग कितने टाइम लग जाता है, 365 एंड अ क्वार्टर डे, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अर्थ अंडरगोज 1 cycle ऑफ सीजन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम में यानी पूरे 365 days में जो अर्थ है वो एक साइकिल, सीजन का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। कैसे, जैसे समर आया, ठीक है, फिर ऑटम आया, देन विंटर, देन क्या आया, स्प्रिंग, और फिर समर, ठीक है। तो इस तरह से एक जो सीजन का साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है एक साल में, 365 days में, ठीक है। सो द अर्थ अंडरगोज 1 cycle ऑफ सीजन ड्यूरिंग दिस टाइम विच कैन बी यूज टू डिफाइन अ सोलार ईयर। तो यहाँ से हमें एक सोलार ईयर मिल गया, यानी एक नेक्स्ट लार्जर यूनिट टू मेजर टाइम।
है ना। सबसे पहले हमें 1 डे मिला, स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर टाइम, देन हमें 1 मंथ मिला मून ऑफ फेजेस ऑफ मून की हेल्प से, एंड देन हमने देखा कि ये जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, तो 365 लगते हैं जिसमें एक पूरा सीजन साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, अ सोलर ईयर, और यू कैन से अ सोलर ईयर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं लूनर कैलेंडर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लूनर कैलेंडर्स। इन एशियन टाइम, पुराने समय में, पीपल हैड नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ सीजन वन कैन फिट नियरली 12 साइकिल्स ऑफ द फेजेस ऑफ द मून। पहले के टाइम पे जो लोग हैं उन्होंने नोटिस किया कि 1 साइकिल ऑफ सीजन, यानी जो सीजन का 1 साइकिल है उसमें मून के 12 फेस जो है वो फिट हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज 12 लूनर मंथ, जो कि क्या है, 12 लूनर मंथ्स है, ठीक है। दिस इज हाउ लूनर कैलेंडर्स केम इनटू बीइंग। तो इस हिसाब से उन्होंने लूनर कैलेंडर्स बनाए, ठीक है। जैसे हमारा 1 मंथ होता है तो उसमें क्या होता है, मून के फेजेस के हिसाब से डिसाइड किया गया, तो 12 मंथ मतलब कि 12 लूनर मंथ मतलब कि 1 ईयर, है ना। तो इस हिसाब से जो है लूनर कैलेंडर वो बने, विद द डे एज द शॉर्टेस्ट यूनिट, जिसमें शॉर्टेस्ट यूनिट क्या है, यूनिट डे है ना। सबसे छोटी इकाई टाइम को मेजर करने की क्या है, डे है। देन मंथ ऑफ नियरली 29.5 डेज एंड अ लूनर ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 12 लूनर मंथ्स। तो इस कैलेंडर में ये था कि एक शॉर्टेस्ट यूनिट क्या है, डे, देन मंथ, एंड देन फिर एक लूनर ईयर, ठीक है, जिसमें 12 मंथ होते हैं। द फेजेस ऑफ द मून थस गिव एन ईजी एंड परफेक्टली साउंड वे टू ट्रैक द पासेज ऑफ टाइम। जो मून के फेजेस है उसके थ्रू हमें क्या मिल गया, एक इजी तरीका मिल गया, परफेक्ट वे मिल गया टाइम को ट्रैक, टाइम का जो ट्रैक है उसके रिकॉर्ड रखने का, कि किस तरह से टाइम पास हो रहा है, तो उसका रिकॉर्ड रखने का एक तरीका मिल गया लूनर कैलेंडर्स, ओके। हाउएवर इन अ लूनर कैलेंडर्स द सीजन डू नॉट रिमेन सिंक्रोनाइज्ड टू द सेम लूनर मंथ्स इन सक्सेसिव लूनर ईयर्स। अब क्या हुआ कि जैसे लूनर कैलेंडर है तो जो उसमें सीजन है ना वो अगले सालों के लिए वो सेम मंथ में नहीं आ रहे थे, है ना, कुछ आगे पीछे हो रहा था। द रीजन इज दैट द सीजन रिपीट इन अप्रोक्सीमेटली 365 डेज। अब देखो क्या रीजन था, क्यों इसमें प्रॉब्लम हो रही थी लूनर कैलेंडर में, क्योंकि जो सीजन होते हैं वो रिपीट कर रहे थे 365 डेज के बाद, है ना। वाइल द लूनर ईयर इज 354 डेज लॉन्ग। जो लूनर ईयर है वो कितने का हो रहा है, 354 डेज का। कैसे, क्योंकि जो हमारा 1 मंथ है, यहाँ पे हमें ये बताया है ना कि इसमें जो इस कैलेंडर में 1 मंथ है वो 29.5 के हिसाब से है। तो जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें टोटल कितने डेज बनते हैं, 354 डेज। तो इस कैलेंडर के हिसाब से 354 डेज में एक साल पूरा हो रहा था, है ना। लेकिन जो सीजन है वो कैसे कंप्लीट हो रहे थे, 365 डेज में, है ना। तो लेकिन लूनर कैलेंडर के हिसाब से एक ईयर तो पहले ही कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे कुछ दिनों का अंतर हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम थी इसमें लूनर कैलेंडर में। अब देखो नेक्स्ट है सोलर कैलेंडर्स। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू नो द अराइवल ऑफ सीजन फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो ये इम्पॉर्टेंट था कि सीज़न का अराइवल कब, सीज़न में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आंधी तूफान बारिश। तो अगर सीज़न का पहले से पता हो, इन सब चीज़ों का पता हो, मौसम का, तो ये एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, है ना। तो क्या हुआ, दिस नीड फॉर अ ईयर टू सिंक्रोनाइज विद सीजन लेड टू द क्रिएशन ऑफ सोलर कैलेंडर। तो ये जो ज़रूरत थी कि जो अराइवल ऑफ सीज़न है इसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट था, तो इस ज़रूरत की वजह से एक नया कैलेंडर बना जिसको क्या कहा गया, सोलर कैलेंडर, है ना। जिसमें क्या था, जो ईयर था वो सीजन के साथ सिंक था, जुड़ा हुआ था, ओके। द ग्रेगोरियन कैलेंडर वाइडली यूज टुडे इज अ सोलर कैलेंडर। जो आजकल ये ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज हो रहा है ना, ये क्या है, सोलर कैलेंडर है। द मंथ इन सोलर कैलेंडर्स आर एडजस्ट टू एड अप टू 365 डेज। यानी जो सोलर कैलेंडर में मंथ्स हैं उनमें ऐड किया गया है, उनको एडजस्ट किया गया है 365 डेज तक,
क्योंकि जो लूनार कैलेंडर्स थे उसमें जो ईयर था वो 354 डेज में ही फिनिश हो जा रहा था, है ना। तो इसलिए इसमें जो कुछ डेज हैं वो ऐड किए गए 365 डेज तक, ठीक है। दैट इज वाई इन ग्रेगोरियन कैलेंडर्स some months have 30 days and others 31 and February has 28 days, क्योंकि डेज को ऐड किया गया तो इसीलिए क्या होता है इस कैलेंडर में कि कुछ मंथ 30 के हैं और कुछ 31 के, और फेब्रुवरी हमारा कितने दिन का होता है 28 डेज का, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ द 365 डेज the earth takes nearly an extra quarter of a day to complete one revolution around the earth। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ये ईयर बन गया 365 डेज का, लेकिन जो अर्थ है वो अर्थ सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन करने में, जो पूरा एक चक्कर काटने में कितना ले रही थी, एक एक्स्ट्रा क्वार्टर ले रही थी। यानी एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, तो 24 को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, क्वार्टर मतलब क्या होता है 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 6 6 6 है ना, 6 4 जा 24, तो वो कितने घंटे ले रही थी, 6 घंटे ज़्यादा ले रही थी, एक क्वार्टर एक्स्ट्रा ले रही थी। कौन, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटने में, ठीक है। दीज एक्स्ट्रा आवर्स एड अप टू अप्रॉक्सीमेटली 1 डे एवरी 4 years। और ये जो 6 घंटे हैं, जो ये एक्स्ट्रा आवर्स हैं, ये हर 4 साल में एक दिन के बराबर हो जा रहे हैं लगभग, है ना। सो to adjust for this, solar calendars add an extra day every 4 years using the concept of leap year। तो ये जो 4 साल में एक दिन बन रहा है, इस एक दिन को एडजस्ट करने के लिए क्या किया गया, सोलर कैलेंडर्स में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड किया गया। जो आपने सुना भी होगा, आप जानते भी होगी, हर 4 साल में लीप ईयर आता है। किसी किसी के बच्चे का बर्थडे 29 फेब को होता है, तो वो हर 4 साल में एक बार उस बच्चे का बर्थडे आता है ना। तो ये जो एक दिन है 29 फेब, इसको ऐड किया गया, ये जो एक्स्ट्रा आवर्स थे इसको इसमें एडजस्ट करने के लिए। इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर इफ़ अ ईयर इज़ डिविजिबल बाय 4, और जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, उसके हिसाब से अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, देन एन एक्स्ट्रा लीप डे इज़ एडेड, तो उसमें लीप डे ऐड किया जाता था मतलब अभी भी करते हैं। सो इन अ लीप ईयर फेब्रुवरी हैज़ 29 डेज, तो इसीलिए हर लीप ईयर में फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं, विच कीप्स द कैलेंडर वेल सिंक्रोनाइज्ड विद द सीजन, जिससे जो कैलेंडर है वो सीजन के हिसाब से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब देखो डिविजिबल वाला क्या बताया यहाँ पे, जैसे हमारा 2024 है, तो इसको आप 4 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा पूरी तरह डिवाइड, है ना। तो जो 2024 हमारा ईयर था वो क्या था, एक लीप ईयर था, ठीक है। इसी तरह से जो ईयर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा था उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया फैब में, ठीक है, उसको लीप ईयर कर दिया गया। उस दिन को जो ये कुछ घंटे एक्स्ट्रा थे उसको एडजस्ट करने के लिए। ओके, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट एक स्टेप फर्दर में अब आपको क्या बताया हुआ है, जैसे हमने वहाँ पे 6 आवर्स जो एक्स्ट्रा थे उसको एडजस्ट करने के लिए हमने लीप ईयर का कंसेप्ट लाया, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई, देखो, अर्थ टेक्स स्लाइटली लेस टाइम देन 365 एंड अ क्वार्टर डे टू गो फ्रॉम वन स्प्रिंग इक्विनॉक्स टू द नेक्स्ट स्प्रिंग इक्विनॉक्स। यानी कि सबसे पहले इक्विनॉक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इक्विनॉक्स होता है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है 21 मार्च। तो एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से नेक्स्ट स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक आने में जो हमारा अर्थ है वो 365 और 6 घंटे, इससे थोड़ा कम टाइम लेती है, ठीक है। हमारी अर्थ 365 और एक क्वार्टर यानी 6 घंटे, इससे थोड़ा कम टाइम लेती है, ठीक है। एडिंग अ डे एवरी 4 years, हमने क्या किया था कि हर 4 साल में एक दिन ऐड कर रहे थे। हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज विद सीजन, जो सीजन से जुड़ा रहे, इसमें हेल्प मिली थी इसलिए ऐड किया था। बट इट इज़ एक्चुअली एड्स अ लिटिल टू मच ओवर टाइम, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम ऐड हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो सूरज का एक पूरा चक्कर काटने में एक्चुअली कितना टाइम लेती है, वो लेती है 365 डेज एंड 5 hours 48 minutes और कुछ सेकेंड, ठीक है। यानी हमने 6 घंटे जोड़ दिए, लेकिन टाइम ये कितना ले रही है, 5 जो एक्स्ट्रा 6 घंटे जोड़े हैं ना उसमें वो टाइम थोड़ा कम ले रही है, कितना 5 hours 48 minutes, है ना।
तो यहाँ पे कितने मिनट्स, लगभग 12 मिनट्स हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए, ठीक है। तो अब इसको फिक्स करने के लिए क्या किया, लीप ईयर्स आर स्किप्ड एवरी 100 ईयर्स। जो लीप ईयर है उसको हर 100 ईयर पे स्किप कर दिया गया, ठीक है। लाइक 1700 जो ईयर है उसमें जैसे हर 100 साल पे कर रहे हैं, तो जैसे 1600 ईयर, 1700 ईयर, तो इस जो ये ईयर्स हैं इसमें लीप ईयर नहीं डाला गया, स्किप कर दिया गया, ठीक है। बट स्किपिंग ऑल ऑफ देम वुड मेक द कैलेंडर लैग स्लाइटली बिहाइंड। अब क्योंकि हर 100 साल बाद हम हर 100वें साल में ये जो है लीप ईयर इसको स्किप कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, कैलेंडर थोड़ा पीछे हो गया। सो एवरी 400 ईयर्स अ लीप ईयर इज अगेन एडेड बैक। तो क्या किया गया, जैसे 1600, 1700, 1800 और 1900, ये जो 4 साल है ये क्या किए, जो लीप ईयर है उसको स्किप कर दिया, लेकिन हर 400वें साल, ठीक है, हर 400वें साल को लीप ईयर का जो कंसेप्ट है वो फिर से ऐड किया गया, ताकि जो हमारा कैलेंडर है वो सही से चलता रहे। लाइक इन 1600 और 2000, ठीक है। जैसे 1600 के बाद जो नेक्स्ट 400वां साल होगा, 400th ईयर होगा, उसमें लीप ईयर ऐड किया गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। This careful correction keep the calendar closely matched with the season over long periods of time। और इसी तरह से जो ये careful correction किया गया, इसकी वजह से जो कैलेंडर है वो long period of time में भी सीजन के साथ closely matched रहा, ठीक है। अब देखो आगे a step further, इसमें क्या पता चलता है, देखते हैं। As we learned earlier, seasons are caused by the Earth's revolution around the sun and its movement from the spring equinox to winter equinox and back। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सीजन है वो कैसे होते हैं, अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है ना, और जो इसका मूवमेंट है एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से, जैसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स से दूसरे स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक, और फिर दोबारा ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। The time between successive spring equinox is called the tropical year। यानी जो टाइम होता है ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से नेक्स्ट स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बीच में जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, ट्रॉपिकल ईयर, ठीक है। और जो हमारा ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये ट्रॉपिकल ईयर पे बेस्ड है, ठीक है। We have also learned earlier that the stars that rise at sunset change throughout the year due to the Earth's revolution around the sun। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, इसीलिए जो स्टार्स हैं जो हमें सनसेट पे दिखाई देते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, अर्थ घूमती है, तो जिस जिस फेज में अर्थ होगी उस तरफ जो स्टार्स होंगे हमें वही दिखाई देंगे। Okay, the time duration required for the same stars to rise again at sunset is called the sidereal year। अब देखो यहाँ पे sidereal year क्या है, इसको भी ध्यान से समझना। sidereal year क्या है, जो टाइम ड्यूरेशन है सेम स्टार्स टू राइज अगेन एट सनसेट, यानी जो इस साल हमने, जैसे आज इस साल इस टाइम पे हमने तारों का जो समूह है वो देखा, वो सेम तारों का जो समूह है, जो क्लस्टर है स्टार्स का, वो हम नेक्स्ट ईयर सेम डे पे देखें, सेम टाइम पे देखें, तो ये जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है इसको क्या बोला गया, साइड्रल ईयर, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो यूज टू डिफाइन अ सोलर कैलेंडर, और फिर इस तरह से सोलर कैलेंडर बने, ठीक है। द साइड्रल ईयर इज लॉन्गर देन द ट्रॉपिकल ईयर बाय मे 20 मिनट्स। जो साइड्रल ईयर है वो ट्रॉपिकल ईयर से 20 मिनट्स ज़्यादा है। सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम बिफोर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू कैलेंडर्स बिकम नोटिसेबल। सो जो दो कैलेंडर में डिफरेंसेस होगा उसको नोटिस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट्स का ही यहाँ पे फ़र्क है ट्रॉपिकल ईयर में और साइड्रल ईयर में। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, जो एक इक्विनॉक्स से दूसरे इक्विनॉक्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन, ओके। एंड साइड्रल क्या होता है, साइड्रल ईयर क्या होता है, साइड्रल ईयर में जो हमारा सनसेट है, ये जो सेम स्टार्स हैं वो जो हमें दिखते हैं सनसेट के टाइम पे, जो स्टार्स हमें दिखते हैं ना, वो नेक्स्ट टाइम सेम स्टार जब हमें सेम टाइम पे ही दिखते हैं, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है ना, टाइम ड्यूरेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, साइड्रल ईयर, है ना, लिखा है ना, सेम स्टार्स टू राइज अगेन एट सनसेट इज कॉल्ड द साइड्रल ईयर, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं।
In modern times, astronomers use the sidereal year to keep track of Earth's position in its orbit around the sun. और आजकल जो हमारा टाइम है इसमें एस्ट्रोनॉर्स जो हैं एस्ट्रोनॉमर्स क्या कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, साइड्रल ईयर का ही यूज़ कर रहे हैं। अर्थ की पोजीशन जो है वो सन के चारों तरफ जो घूमती है, तो अर्थ की पोजीशन जो उसकी ऑर्बिट पर है वो कहाँ है, कैसे मूव हो रहा है, तो इस सब का रिकॉर्ड रखने के लिए, ट्रैक रखने के लिए वो एस्ट्रोनॉमर्स किसका यूज़ करते हैं, साइड्रल ईयर का। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं 1 मार्क्स के ऑप्शन टाइप में, है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आवर साइंटिफिक हेरिटेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से समझना। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया, यानी काफ़ी टाइम से जो इंडिया में भी लोग रह रहे हैं वो भी हैव बीन ऑब्जर्विंग द स्काई एंड डेवलपिंग कैलेंडर्स, वो सब ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे स्काई को, और ये जो कैलेंडर डेवलप हो रहे थे इन सब को, है ना, हज़ारों सालों से, और जो इंडिया में लोग रह रहे हैं वो भी सब ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, पीपल इन एंशिएंट टाइम्स डिड नॉट नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पहले के टाइम पे प्राचीन समय में जो लोग थे वो नहीं जानते थे कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, एंड लैक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, और उनके पास जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है वो भी नहीं थे। येट थ्रू ईयर्स ऑफ केयरफुल स्काई ऑब्जर्वेशन, तो उन्होंने सालों जो स्काई का ऑब्जर्वेशन किया, केयरफुल ऑब्जर्वेशन किया, दे नोटिस्ड पैटर्न्स एंड साइकिल्स, तो उन्होंने पैटर्न्स नोटिस किए एंड साइकिल्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स का जो साइकिल है उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। कितना केयरफुल ऑब्जर्वेशन रहा होगा, है ना। हैंस दे कुड डिटरमाइन दैट द लेंथ ऑफ द ईयर वाज अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज, अलाउइंग दैम टू क्रिएट कैलेंडर। और इसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने मतलब उन्हें ये बात पता चली, डिटरमाइन कर लिया उन्होंने, समझ गए वो लोग कि जो पूरा साल है वो 365 डेज का है, और फिर उन्होंने कैलेंडर बनाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, careful observation reveals that the sun does not always rise exactly in the east in summer. उनका जो ऑब्जर्वेशन था, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जिससे ये बात पता चली कि जो सन है वो हमेशा एग्जैक्टली ईस्ट, बिल्कुल ईस्ट के मिडल में से, बिल्कुल डायरेक्ट ईस्ट में से ही हमेशा राइज नहीं होता है। हमेशा जो सूर्य उदय है वो हमेशा ईस्ट में से, एग्जैक्टली ईस्ट में से नहीं होता है, ये बात पता चली उनको। It rises a little northward of east and in winters a little southward of east. यानी समर में, ये देखो यहाँ पे लिखा है, समर में जो सूर्य उदय है, जो सनराइज है, वो थोड़ा नॉर्थवर्ड में होता है, ईस्ट के ही नॉर्थवर्ड में होता है। ठीक है, एंड विंटर्स में जो सूर्य उदय है वो कब होता है, ईस्ट के साउथवर्ड में। ओके, These extremes happen on the solstice, यानी जो सन है वो बिल्कुल ईस्ट में से ही कब निकलता है, ये एक्सट्रीम है, ये कब कब होता है, सोलिस्टिस के टाइम पे। सोलिस्टिस क्या है, जो 21 जून का टाइम है, 21 जून को हम क्या बोलते हैं, और 21 दिसंबर को। इसमें क्या होता है, 21 जून में जो हमारा दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा समर सोलिस्टिस हो गया 21 जून, जिसमें दिन सबसे बड़ा होता है। ओके, और 21 दिसंबर हमारा हो गया विंटर सोलिस्टिस, जिसमें रात सबसे बड़ी होती है, जो 21 दिसंबर की रात होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो इसको हम बोलते हैं सोलिस्टिस। ठीक है, तो जो सन है वो इन सोलिस्टिस पे ही सनराइज बिल्कुल ईस्ट में से होता था। ठीक है, द सन अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट फ्रॉम दिसंबर टू जून इज कॉल्ड उत्तरायण। अब ये देखो, ये जो छोटा सा इमेज है ना, इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, सो इसमें देखो ये बात भी बताई हुई है कि जो सन है वो एग्जैक्टली ईस्ट से राइज होता है और सेट होता है एग्जैक्टली वेस्ट में। कब, जो हमारे इक्विनॉक्स होते हैं, है ना, यानी कि 21 जून एंड 21 दिसंबर, इसमें ही होता है ऐसा कि जो सन है वो एग्जैक्टली ईस्ट से राइज होता है और एग्जैक्टली वेस्ट से जो है वो सेट होता है। ठीक है,
अब उसके बाद हमें क्या बताया हुआ है, जो नॉर्दर्न मूवमेंट होता है सन का, यानी कि ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, सन्स अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट फ्रॉम दिसंबर टू जून इज कॉल्ड उत्तरायण। यानी कि दिसंबर से जून तक का जो टाइम होता है ना, उसमें सन किधर से उदय होता है, नॉर्थ की साइड से, ईस्ट का ही जो नॉर्थ पोर्शन होता है, थोड़ा हल्का नॉर्थ की तरफ, ठीक है, जो इमेज में देख सकते हो आप, ईस्ट से हल्का नॉर्थ में उदय होता है। दिसंबर से जून तक का जो टाइम होता है उसमें सनराइज होता है। कहाँ से होता है, थोड़ा नॉर्थ की तरफ झुकाव होता है सनराइज का जो टाइम होता है। तो इसलिए नॉर्थ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर, है ना। तो इसीलिए इसको, इस दिशा को उत्तर बोलते हैं ना। तो जो सन होता है वो इस दिशा की तरफ से ही उदय होता है दिसंबर से जून तक में, इसलिए इसको उत्तरायण बोलते हैं, ठीक है। और जून से फिर दिसंबर तक का, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, जून टू दिसंबर इज दक्षिणायन। यानी कि जो ये वाला पोर्शन होगा, जो सन होगा वो साउथ की तरफ से निकलेगा, ठीक है। ईस्ट का हल्का सा साउथ की तरफ जो पोर्शन होगा, डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, सन वहां से राइज होगा। तो सन, साउथ को हम हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। इसीलिए इस तरफ का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साउथर्न मूवमेंट फ्रॉम जून टू दिसंबर इज कॉल्ड दक्षिणायन, ठीक है। दिस साइकिल रिपीट्स एवरी ईयर एंड इज क्लोजली लिंक्ड टू द चेंजिंग सीजन। ये जो साइकिल है ये हर साल रिपीट होती है और ये क्लोजली किससे लिंक्ड है, सीजन का जो चेंज होना, ये इससे क्लोजली लिंक्ड है, उत्तरायण और दक्षिणायन से, ठीक है। द तैत्तिरीय संहिता रिकॉर्ड्स इट इन द वर्स 6.5.3। तैत्तिरीय संहिता क्या है, हमारे वेदों का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें ये चीज रिकॉर्ड है, ठीक है। क्या लिखा है देखो संस्कृत में, तस्मादादित्य षण्मासा दक्षिणे नेति षडुत्तरेण। इसका मीनिंग क्या है, द साउथ मूव्स साउथवर्ड्स फॉर 6 मंथ। जो सन है वो साउथवर्ड्स में मूव करता है 6 मंथ एंड नॉर्थवार्ड फॉर 6 मंथ, और नेक्स्ट 6 मंथ नॉर्थवार्ड में मूव करता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। In the past, the equinox and solstice were also tracked by identifying the stars that rose at sunset. पहले के टाइम पे क्या होता था, इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस दोनों का ट्रैक रखा जाता था स्टार्स के उदय होने का। जब सनसेट पे स्टार्स उदय होते थे ना, तो इसको पता लगाने के लिए, इसका पता लगाने के लिए ये इक्विनॉक्स और सोलिस्टिक्स दोनों का, सोलिस्टिस दोनों का रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक है। Ancient Indian texts like Surya Siddhanta noted that the pattern of stars, Capricorn, would be in the background of the sun around the winter solstice during those ancient times. यानी कि पहले के टाइम पे ही ये बताया हुआ है सूर्य सिद्धांता में कि जो स्टार्स का पैटर्न है कैप्रिकॉन, वो कहाँ पर होगा, सन के पीछे होगा, है ना, बैकग्राउंड ऑफ द सन, और अराउंड द, कब होगा, अराउंड द विंटर सोलिस्टिस, ओके। भानोर मकर संषड्क्रांते षण्मासा उत्तरायणम कर्कादेस्तु तथैव स्यात् षण्मासा दक्षिणायम। मतलब फ्रॉम द मोमेंट ऑफ सन्स एंट्रेंस इनटू द कॉन्स्टलेशन ऑफ कैप्रिकॉन 6 months मेक अप इट्स नॉर्थर्न प्रोग्रेस, जिसको हम उत्तरायण बोलते हैं, एंड सो लाइकवाइज द मूवमेंट ऑफ एंट्रेंस इनटू द कॉन्स्टलेशन ऑफ कैंसर 6 months आर इट्स साउथर्न प्रोग्रेस। मतलब कि जो सूर्य है जब वो मकर राशि में प्रवेश करेगा उस क्षण से नॉर्थ की साइड जो उसकी प्रगति है वो 6 महीने की होगी, मतलब नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होगा उत्तरायण में, ठीक है। एंड जो उसी प्रकार जब वो कर्क राशि में, सन जब कर्क राशि में एंटर करेगा तो उस क्षण से साउथ की तरफ जो उसका मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणायन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। Over the years, different types of calendars have evolved based on the specific needs. यानी फिर इसी तरह से आगे समय के साथ जैसी जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से नए नए अलग अलग कैलेंडर विकसित हुए, ठीक है। A number of these calendars are used in different parts of India to track time and celebrating फेस्टिवल्स। यानी कि जो ये कैलेंडर है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में यूज़ होने लगे टाइम का ट्रैक रखने के लिए और जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट है लूनी सोलार कैलेंडर्स, तो इसके बारे में पढ़ते हैं।
There is another kind of calendars which primarily uses the moon's phases for counting days and months but also make adjustments to stay sync with the cycle of season. ये एक अलग तरह का कैलेंडर है जिसमें मून के फेजेस का यूज किया जाता है डेज को काउंट करने के लिए एंड मंथ, और फिर इसमें ही एडजस्टमेंट किए गए हैं ताकि ये जो सीजन का साइकिल है उससे भी सिंक हो सके. ओके, The 12 lunar months add up to 354 days, thus fall short by nearly 11 days compared to solar day. जो solar day है उसमें 365 days होते हैं, है ना, और इसमें क्या है 354 days. जो 12 lunar month है उसके अकॉर्डिंगली 1 year जो है वो 364 days का है, तो यहाँ पे 11 days कम है ना. So the every 2-3 years The accumulated difference become close to a full month. यानी हर 2-3 साल में जैसे 11-11 दिन, हर 3 साल में वो लगभग 1 month बन जा रहा है ना, तो 1 month वो बन जा रहा था. Therefore every few years an extra month, जिसको क्या बोलते हैं अधिक मास, हर साल एक एक्स्ट्रा मंथ हर 3 साल पे ऐड किया गया. देखो आगे इसमें बताएगा आपको, इज एडेड टू द ईयर इन सम कैलेंडर्स, यानी कुछ कैलेंडर्स में ये अधिक मास के नाम से एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया गया. ठीक है, दिस कीप्स द सोलर ईयर एंड द लूनर साइकिल इन स्टेप्स, तो जिसकी वजह से ये सोलर ईयर और लूनर साइकिल जो हैं वो एक स्टेप में रह सके. सच कैलेंडर्स आर कॉल्ड लूनी सोलर कैलेंडर्स. तो इस तरह के जो कैलेंडर्स है इनको क्या कहा गया, लूनी सोलर कैलेंडर्स. दे कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ, और इसमें जो ये कैलेंडर्स हैं इसमें दोनों से, सोलार से और लूनर कैलेंडर्स दोनों से ही एलिमेंट्स लिए गए. ठीक है, आर यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है. जैसे जब मैं गुजरात थी तो वहाँ पे मैंने सुना अधिक मास का टाइम चल रहा है, तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा ये अधिक मास क्या होता है. तो फिर जब बाद में मैंने पता किया, सर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये सिस्टम है, एक मंथ जो एक्स्ट्रा होता है उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है जिसको अधिक मास कहा जाता है. ठीक है, और ये हर 2-3 साल पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बताया हुआ है ना, थस एवरी 2-3 years द एक्यूमुलेशन डिफरेंस बिटवीन क्लोज टू अ फुल मंथ, तो हर 2-3 साल पे अधिक मास लगता था. ओके, तो वहाँ पे जो है ये सिचुएशन, वहाँ पे जो मैं गुजरात में थी वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा कि जो वहाँ के कैलेंडर्स हैं उसमें ये चीज़ थी, जिसमें अधिक मास वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वो लोग बहुत अच्छा मानते हैं इस चीज़ को. चलिए अब आगे देखते हैं. यू एवर हर्ड ऑफ, यू मे हैव हर्ड ऑफ द नेम्स और सिमिलर साउंडिंग नेम्स. आपने ये नेम्स भी सुने होंगे मैंने भी सुने हैं, एंड बहुत ही कॉमन है ये, ऑफ द मंथ्स इन वेरियस इंडियन लूनी सोलार कैलेंडर्स. जो इंडियन लूनी सोलार कैलेंडर्स हैं उसमें ये मंथ होते हैं. कौन से, चैत्र, वैशाख्य, ज्येष्ठा, आषाढ़ा, श्रावणा, भाद्रपद, आश्विन. जो ये श्रावण है तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में, श्रावण मंथ चल रहा है ना, सावन मंथ में हम शिव जी की पूजा करते हैं, है ना. तो इसी तरह से ये मंथ है, कार्तिक, मार्गशीर्ष. ठीक है, एंड ये क्या है, आराघ्यन, अघ्यन जिसको बोलते हैं, पोष्य, मेघ, फाल्गुन. ओके, ये सारे मंथ के नेम हैं जो हमारे हिंदी में होते हैं. इन सम कम्युनिटीज द न्यू मंथ स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द न्यू मून. ये जो मंथ है इसमें मंथ कैसे स्टार्ट होता है, यानी ये जो कैलेंडर है इसमें मंथ कैसे स्टार्ट होता है, मंथ स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द न्यू मून, यानी अमावस्या के बाद जो पहला दिन होता है उसमें महीना स्टार्ट होता है, मंथ का फर्स्ट डे होता है. यानी आज अमावस्या है तो कल से न्यू मंथ स्टार्ट होगा, और एंड कब होगा, उस मंथ का डे ऑफ द न्यू मून. सच कैलेंडर्स आर कॉल्ड अ मंथ. तो इस तरह के कैलेंडर को क्या बोलते हैं, अ मंथ. सो जो दूसरे कैलेंडर्स है उसमें क्या होता है, द स्टार्ट ऑफ द न्यू मंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डे आफ्टर द फुल मून एंड द मंथ एंड्स ऑन द फुल मून. इसमें क्या होता है कि जो महीने की शुरुआत होती है वो पूर्णिमा के बाद वाले दिन से होती है, और यानी कि फुल मून के बाद जो नेक्स्ट डे होता है उससे महीने की शुरुआत होती है, और इस महीने का एंड कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, जो पूर्णिमा आता है नेक्स्ट उसमें इस महीने का एंड होता है. ठीक है, तो ऐसे जो कैलेंडर्स है इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया पूर्णिमांत.
ओके, सो आई होप आपको सारी ये जो ये आपके जो बुक में दिया हुआ है सब कुछ, ये जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो हेल्पफुल हो रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इसका आगे का जो पोर्शन है ना, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।